स्वागत है बच्चों आपका टेस्ट पेपर लाइव की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज मैं अंकित सोनी आपके साथ हूं और अपन स्टार्ट करते हैं 11th का नया चैप्टर का नाम है काइनेमेटिक्स। तो सबसे पहले अपन ये समझेंगे कि यार ये काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है। तो ये जो शुरुआत का वर्ड लिखा हुआ है काइन, इसका मतलब होता है मोशन यानी गति। और जो दूसरा वर्ड लिखा हुआ है मैटिक्स, इसका मतलब होता है मैथमेटिक्स यानी गणित। यानी मोशन से जुड़ी हुई जो भी मैथमेटिक्स होती है वो इस चैप्टर में अपन पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स के अंदर। लेकिन काइनेमेटिक्स में अपन कभी भी कॉज की बात नहीं करते हैं कि यार ये मोशन किसकी वजह से जनरेट हुआ, बस हम उस मोशन की जितनी भी मैथमेटिक्स होती है वो अपन काइनेमेटिक्स के ड्यूरिंग देखते हैं। और जो काइनेमेटिक्स होता है इनको अपन मेजरली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला है आपका 1D मोशन, जिसको आप 1D मोशन कह सकते हो। इसके थ्रू आता है आपका, जैसे आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो गया, मतलब सरल रेखीय गति। आपका रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। उस टाइप के जो एक ही रेखा में जो मोशन होते हैं वो 1D मोशन के अंदर अंतर्गत आते हैं। और जो काइनेमेटिक्स का जो दूसरा पार्ट है 2D मोशन, तो 2D मोशन के अंदर जैसे आपका सर्कुलर मोशन हो गया, या फिर आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, या फिर इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं मोशन इन प्लेन यानी समतल में गति। ठीक है, तो इस तरीके से जो जो जुड़ी हुई चीजें हैं जिसके अंदर दो डायमेंशन का यानी दो विमाओं का यूज कर रहे हैं, मतलब एक्स और वाई। मतलब इसके अंदर जैसे सर्कुलर मोशन है तो उसमें एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट्स के अंदर मोशन होता है, तो अपन वो 2D के अंदर पढ़ते हैं। इसी तरीके से 3D की मैं बात करूं तो 3D अपने फिजिक्स में ज्यादा तो यूज नहीं आती है। जैसे मोशन ऑफ गैसेस जो केमिस्ट्री के अंदर अपन पढ़ते हैं जनरली वहां यूज आती है। तो अपना दो बेसिक जो काइनेमेटिक्स में जो पढ़ने वाले हैं वो 1D और 2D मोशन है। चलिए आगे देखते हैं अपन। आगे है, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले अपन को बेसिक आइडिया होना चाहिए कि यार एक स्केलर क्वांटिटी यानी एक सदिश राशि और एक अदिश राशि में क्या फर्क होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि यार स्केलर क्वांटिटी की यानी अदिश राशि की, कि एक अदिश राशि क्या होती है और दूसरी राशि है अपने पास वेक्टर, यानी एक सदिश राशि क्या होती है। स्केलर अदिश अदिश का मतलब ए का मतलब जिसमें अदिश का मतलब जिसमें कोई दिशा ना हो, मतलब जो दिशाहीन होता है। और जो वेक्टर होता है वो होते हैं जिसके साथ डायरेक्शन भी होनी है, यानी जिसमें दिशा भी होती है, यानी सदिश जिसके साथ दिशा साथ में होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं आपके सामने और मैं से बोलूं कि यार जो राम है वो 5 किलोमीटर दौड़ रहा है, लेकिन मैंने अभी यहाँ ये नहीं बताया कि मैं किस डायरेक्शन में दौड़ रहा है राम। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं कि राम 5 किलोमीटर पूर्व में दौड़ रहा है, ईस्ट में दौड़ रहा है, वेस्ट में दौड़ रहा है, पश्चिम में दौड़ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं उसके अंदर डायरेक्शन ऐड कर रहा हूं। तो वो होती है हमारे पास वेक्टर यानी सदिश राशियां। लेकिन जिनमें केवल वैल्यूज होती है यानी केवल परिमाण होता है वो होती है हमारे पास अदिश राशियां। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अब शुरू करते हैं इस बेसिक आइडिया के साथ में। तो सबसे पहले बात आती है कि यार डिस्टेंस क्या होती है। तो डिस्टेंस को अपन जो डिफाइन करते हैं वैसे करते हैं कि द कंप्लीट लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। मतलब कहने का मेरा मतलब, इसको एक बेसिक आइडिया देसी तरीके से समझते हैं अपन। मान लो आपके पास पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, ठीक है। मान लो राम को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना है, वो क्या करेगा, मान लो उसने ऐसे ऐसे पाथ कवर किया और पॉइंट बी तक पहुंच गया। तो अब ये जो पाथ उसने लिया, ये जो पथ उसने मोशन के ड्यूरिंग कवर किया, तो इस पथ की जो टोटल लेंथ होगी, मान लो इसकी लंबाई टोटल है, अगर इसको सीधा खींच दूं, ये धागा है जो इसको सीधा खींच दूं तो उसकी जो लेंथ आएगी वही मेरे पास क्या होगी, डिस्टेंस। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। मतलब जो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, विस्थापन, और डिस्टेंस का मतलब दूरी। तो जो आपका विस्थापन है, विस्थापन क्या होता है कि आपकी प्रारंभिक और अंतिम जो स्थितियां होती हैं उनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है। कहने का मेरा मतलब, ये आपने स्टार्ट यहां से किया तो ये आपकी प्रारंभिक स्थिति हो गई, और बी क्या है, आपकी अंतिम स्थिति। तो यहां से आप इसको डायरेक्टली जोड़ दीजिए, ये जो लेंथ आएगी ना, ये आपके पास क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट, यानी ये आपके पास विस्थापन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं ऊपर वाले पाथ की, ये जो पाथ था ये पाथ थी मेरे पास डिस्टेंस, क्योंकि ये जो पाथ है वो पाथ की लेंथ है ना। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो सबसे छोटी डिस्टेंस होती है वो।
अच्छा, दूसरा बात आती है कि रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, कि विस्थापन और दूरी में क्या संबंध होता है। तो कई के बार सवाल ऐसे पूछ लेता है, क्या विस्थापन दूरी से ज्यादा हो सकता है, क्या दूरी विस्थापन से ज्यादा हो सकती है। तो इसके सब जवाब अब देखो आप सुनो, मान लो ये राम ऐसे न जाकर के, राम यहां से शुरू करता ए से और बी पे जाता, वो सीधा सीधा चला जाता। अब मैं ऐसे बोलता कि चलो दूरी बताओ, तो अपन क्या बोलते कि भैया इनके बीच की दूरी मान लो डी है, तो दूरी भी डी है। फिर हम, कोई पूछता हमसे कि यार विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन क्या बताते अपन कि भाई इनिशियल एरी फाइनल एरी दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी। तो यही मेरे पास क्या हो जाएगा, विस्थापन, सिंपल। तो यहां पर क्या हो गया, दूरी और विस्थापन दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, दूरी और विस्थापन सेम हो गए। लेकिन एक बात मुझे बताओ, क्या विस्थापन दूरी से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि सबसे छोटी दूरी कौन सी होगी, जो चलेगा। अब चलेगा जितना चलेगा वही सबसे छोटी दूरी होगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन क्या दूरी बड़ी हो सकती है विस्थापन से, देखो इस वाले एग्जांपल में मान लो गया ऐसे था, तो ये विस्थापन तो इतना सही है, दूरी की देखो कितनी सारी हो गई। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि जो दूरी होती है ना, वो विस्थापन से या तो ज्यादा होती है, बराबर भी हो सकती है। तो अपन कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है, वो डिस्प्लेसमेंट या तो बड़ी होती है या उसके बराबर हो सकती है। तो इस तरीके से अपन समझ सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फिनोमिना। उसके बाद अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं अपन स्पीड और वेलोसिटी की। स्पीड यानी आपकी चाल, और वेलोसिटी यानी आपका वेग में क्या फर्क होता है। ये आपका वेग है और ये आपकी चाल है, कि चाल और वेग में क्या संबंध होता है। तो वही संबंध होता है जैसे एक अभी मैंने बताया आपको, एक स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, एक सदिश राशि और एक अदिश राशि में। मैंने अभी कहा था कि राम 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है, लेकिन मैंने ये यहाँ ये जिक्र नहीं किया कि किस दिशा में दौड़ रहा है। लेकिन अगर मैं यही बोलूं कि राम 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व की ओर दौड़ रहा है, तो दोनों में ये संबंध है कि पहले वाले में मैंने तो दिशा बताई नहीं, तो वो हो गई चाल, सिंपल चाल। लेकिन जहां मैंने इसमें दिशा जोड़ दी तो वो हो जाएगा वेग, मतलब चाल ही वेग होती है, सिंपल सी बात समझ में आ गया कि जब तक डायरेक्शन नहीं जोड़ूंगा, जब तक वो चाल है, डायरेक्शन जोड़ दी तो वो वेग हो गया, सिंपल। और वेग का जो परिमाण होता है वो चाल ही होती है, सिंपल, आप ऐसे समझ सकते हो। स्पीड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन पर यूनिट टाइम। तो इसका जो चाल निकालने का आपको फॉर्मूला होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, सिंपल सी बात है। चाल बराबर हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस तरीके से वेलोसिटी भी निकलती है, बट यहाँ पे डिस्टेंस नहीं आता है, यहाँ पे आता है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एक पर्टिकुलर अपन डायरेक्शन लेते हैं। जैसे अभी पहले वाला एग्जांपल देखिए कि वो राम ए से बी तक गया था, तो अगर आपको मान लो अगर चाल निकालनी है, तो चाल मान लो इसकी पूरी की लेंथ है एल और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है डी। तो अगर आपको चाल निकालनी है ना, मतलब एस स्पीड निकालनी है आपको, स्पीड निकालने के लिए आपको ये दूरी इस्तेमाल करनी पड़ेगी टोटल टाइम के अंदर, और वेलोसिटी निकालने के लिए आपको ये डिस्प्लेसमेंट लगाना पड़ेगा। मतलब आपको ए से बी तक की डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक सदिश राशि है, क्योंकि ए से बी तक की अपन ने क्या बता दी, एक दिशा बता दी है, सिंपल सी बात। दूसरी बात है कि यार स्पीड और वेलोसिटी तो समझ में आ गया। अब टाइप्स ऑफ स्पीड क्या, टाइप्स ऑफ स्पीड कितने होते हैं, यानी वेलोसिटी कितने प्रकार की होती है और स्पीड कितने प्रकार की होती है, ये अपन को देखना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि स्पीड कितने प्रकार की होती है। तो पहले दो ऑप्शन है हमारे पास, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है और एवरेज स्पीड क्या होती है, उस तरीके से वेलोसिटी भी है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है और एवरेज स्पीड क्या होती है। उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप किसी के साथ गाड़ी पे जा रहे थे, तो आपका फोन आ गया किसी, आप गाड़ी पे चलते चलते, और आपने उन्होंने पूछा कि यार किस स्पीड में गाड़ी चल रही है, तो आप झट से बोलोगे सर 40 की स्पीड में गाड़ी चल रही है, ठीक है। और थोड़ी देर बाद में किसी और का कॉल आ गया, तो उसी समय आपने बताया नहीं यार अब तो 60 चल रही है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी ताक्षणिक चाल और ताक्षणिक वेग किसी एक समय पर होता है, पर्टिकुलर समय पर होता है, मतलब किसी एक सेकंड पर, मतलब 2 सेकंड पर कितनी चाल थी, या 3 सेकंड पर कितनी चाल थी, या 2 सेकंड पर कितना वेग था, 3 सेकंड पर कितना वेग था। और रही बात, गौरतलब बात यह है कि ताक्षणिक चाल और ताक्षणिक जो वेग, यहाँ पर वेग आएगा वेलोसिटी, वेग, ताक्षणिक वेग और ताक्षणिक चाल में ज्यादा फर्क नहीं होता है, दोनों ही चीजें सेम होती है। कोई पूछे कि ताक्षणिक वेग और ताक्षणिक चाल में क्या फर्क होता है, कोई फर्क नहीं होता, दोनों चीजें सेम होती है, ठीक है। उसके बाद आता है कि यार एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ये क्या होती है, मतलब औसत चाल और औसत वेग में क्या फर्क होता है। तो उसी इस चीज को अपन दूसरे पीपीटी के अंदर पढ़ते हैं। देखिए आपके पास एवरेज स्पीड चाहिए आपको, तो आपको पता है जो स्पीड होती है ना, जो चाल होता है वो दूरी बटा समय होता है, बस अब आपको एवरेज लेना है।
तो कुल दूरी ले लो और कुल समय ले लो, तो कुल दूरी बटा कुल समय को अपन क्या बोलते हैं, औसत चाल कहते हैं। इसी तरीके से औसत वेग की बात करेंगे तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, इसको ये डिस्प्लेसमेंट है अपना, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, ये मेरे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। अच्छा, इसको बहुत बार ऐसे पूछा जाता है कि क्या औसत चाल और औसत वेग समान हो सकते हैं क्या? तो सिंपल सी बात है यार कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या समान हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अभी अपन ने देखा था कि अगर ए से बी में वो सीधे सीधे मोशन करेगा, मतलब पॉइंट ए यहाँ है, पॉइंट बी यहाँ है, सीधा सीधा चला गया, तो जो दूरी है और जो विस्थापन है दोनों समान है और समय लगा टी। तो मान लो कि इसके लिए अगर मैं औसत चाल निकालूं तो क्या निकालूंगा भाई, जितना डी डिस्टेंस इसने कवर किया वो बटा टोटल समय, तो ये डी बाई टी, तो आपके पास डी बाई टी क्या आ जाएगा, औसत चाल आ जाएगी। इस तरीके से औसत वेग देखूंगा तो मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट करना भैया डी हुआ है। तो औसत चाल और औसत वेग दोनों समान हो सकती है, बस शर्त है कि दोनों जो मोशन हुआ है वो एक सीधी रेखा में हुआ हो। अगर सीधी रेखा में मोशन नहीं है, आधा टेढ़ा मोशन हुआ है, मान लो ऐसे ऐसे गया होता, तो भैया औसत चाल के अंदर तो आपको ये वाली एल लेंथ लेनी पड़ती पूरी, और जब औसत वेग निकालते तो आपको तो बस डिस्प्लेसमेंट लेना है, तो भैया ए से बी तक में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में क्या फर्क होता है। एक सवाल जो बनता है, मैंने आपको बताया कि क्या औसत चाल और औसत वेग समान हो सकते हैं, तो आपको आंसर मिल गया होगा, समान हो सकते हैं, लेकिन शर्त है कि वो एक सीधी रेखा में गति कर रहे हो। नेक्स्ट पीपीटी में अपन बात करते हैं। अच्छा, एक सवाल आ गया अपने पास। सवाल ये है कि एक बॉडी है वो मूव करती है 3 मीटर ईस्ट और 3 मीटर ईस्ट इन 3 सेकेंड एंड देन 4 मीटर नॉर्थ इन 2 सेकेंड, फाइन। ऐसा ऐसे बोला गया है कि एक बॉडी है, तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना है, हमेशा डायग्राम बनाना कि मान लो कि ऐसे बनाना आप लोगों को, मान लो ये आपको पता है ये नॉर्थ होता है, ये आपके पास साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और आपके पास ये वेस्ट हो गया। कोई बंदा यहाँ खड़ा है, सबसे पहले वो 3 मीटर कहाँ गया, ईस्ट में गया, तो 3 मीटर यहाँ गए अपन, ये दूरी हो गई 3 मीटर, ईस्ट में चले गए, ठीक है। कितने सेकंड में गया, 3 सेकंड में गया। तो यहाँ की चाल या वो निकाल सकते हो, वेग, चाल और वेग दोनों समान ही होंगे क्योंकि सीधी रेखा में मोशन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं चाल निकालना चाहूँ, यानी वेलोसिटी बोल दो आप या स्पीड बोल दो, ये कितना आ जाएगा, दूरी बटा समय, कितना लगा, 3 सेकंड, यानी 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ की चाल भी बता सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आगे क्वेश्चन सवाल करते हैं। 3 मीटर ईस्ट में गया, अब फिर यहीं से देखो देन लिखा हुआ, देन 4 मीटर नॉर्थ इन 2 सेकंड। अब यहाँ पे नॉर्थ किधर होगा, ऊपर की तरफ, तो 4 मीटर कहाँ गया, ऊपर की तरफ चला गया, ये 4 मीटर ऊपर चला गया। कितने सेकंड में गया, 2 सेकंड में। तो यहाँ की भी चाल अलग होगी अपने पास, ठीक है। अब आपको क्या पूछा है, सबसे पहले पूछा है एवरेज स्पीड। तो ये एवरेज स्पीड अभी देखिए अपन ने कि औसत चाल क्या होती है, तो औसत चाल जो होती है अपने पास, औसत चाल होती है हमारे पास सिंपल, जो कुल दूरी होती है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो सबसे पहले ही देखो कि यार दूरी कितने तय करी उसने, तो भैया 3 मीटर तो ऐसे चला, फिर 4 मीटर से चला, तो कितने दूरी चल गया, 7 मीटर, 4 और 3 7। अच्छा, कुल समय कितना लगा, इसको यहां से यहां तक पहुंचने में लगा वो 3 सेकंड लग गया, और यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा, 2 सेकंड। तो कुल समय जो लगा इसको वो कितना लगा, 3 और 2 5 सेकंड लग गए। तो यहाँ पर कुल समय आएगा बस 5 सेकंड। तो आपके पास जो चाल आएगी वो कितनी आएगी, 7/5 मीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड के अंदर 7/5 मीटर वो चला है, ये इसकी चाल हो गई। लेकिन अगर मैं बात करूं एवरेज वेलोसिटी की, दूसरे वाला जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि औसत वेग क्या होगा, तो औसत वेग में आप लोगों को पता है कैसे निकालेंगे औसत वेग। औसत वेग के लिए मुझे आगे चलना पड़ेगा। औसत वेग होता है मेरे पास विस्थापन बटे कुल समय। विस्थापन बटे कुल समय। अच्छा, अब देखो यहाँ पर विस्थापन क्या हुआ भाई, इनिशियल पोजीशन ये हो गई और फाइनल पोजीशन आपकी ये हो गई। तो आपको कुछ नहीं करना है, इनिशियल और फाइनल को आपस में मिला देना है, मिला दे भाई साहब। अब अपन को ये दूरी चाहिए कि ये वाली दूरी कितनी है,
ये मेरे पास विस्थापन होगा, तो विस्थापन की जगह विस्थापन रख दूंगा। समय तो उतना ही लगा भाई, 3 सेकंड यहाँ का और 2 सेकंड यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसको 5 सेकंड का समय लग गया। तो भैया विस्थापन निकालने के लिए, अच्छा ये क्या है, एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से मैं निकाल सकता हूँ इसकी ये वाली दूरी। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, ये आपके पास क्या हो जाएगा, आधार, ये हो जाएगा आपके पास लंब। तो आपको पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो मैं ये वाली दूरी निकालना चाहता हूँ, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, रूट 4 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपके पास टोटल 25, और आंसर आएगा कितना, 5 मीटर। मतलब ये जो दूरी है वो कितनी आएगी मेरे पास, 5 मीटर आएगी। तो अब आपके पास औसत वेग है, तो औसत वेग में आपको पास विस्थापन आ गया, तो विस्थापन की जगह आप 5 लिख दीजिए, और कुल समय जो आपके पास कितना लगा, 3 और 2 5 सेकंड लगा। तो इस तरह से आपके पास जो औसत वेग हो गया वो हो गया 1 मीटर पर सेकंड। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि यार विस्थापन चाहिए था, विस्थापन आ गया, कुल समय था, कुल समय भी आ गया। तो सवाल पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो वो अभी निकाल ही लिया अपन ने, 5 मीटर। दूसरा डिस्टेंस कितनी चली, तो डिस्टेंस कितनी चली अपन ने, देखो 3 मीटर तो ईस्ट में चल गए और 4 मीटर वेस्ट में चल गए, 7 मीटर। ये वाली डिस्टेंस नहीं है, ये तो शॉर्टेस्ट पाथ है। ये इनके बीच की जो दूरी होती है, प्रारंभिक और अंतिम बीच की, इसको अपन विस्थापन कहते हैं। और ये जो चीज चली है उसने ईस्ट पे 3 मीटर और 4 मीटर नॉर्थ के अंदर, तो ये आपके पास दूरी है, कुल पाथ है। मतलब इस पथ के अकॉर्डिंग वो यहाँ से पॉइंट ए से लेकर मान लो पॉइंट ए तक पहुंचा है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने निकाला। तो इस सवाल में कुछ ज्यादा कुछ था ही नहीं, बस ये कि 3 मीटर ईस्ट में चला, 4 मीटर नॉर्थ में चला गया, और आपसे पूछा गया कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालिए, यानी औसत चाल और औसत वेग निकाल लीजिए। तो औसत चाल जो होती है वो कुल दूरी बटा कुल समय होता है, जैसा अपन ने पहले देखा। तो कुल दूरी निकाले भैया 3 और 4 कितने हो गए, 7, और कुल समय निकाला मेरे पास कितना कि भाई 3 सेकंड तो यहाँ लग गया और 2 सेकंड यहाँ लग गया, तो 5 सेकंड। तो 7/5 मीटर पर सेकंड क्या हो गया मेरे पास, औसत चाल हो गई। औसत वेग की बात करूँ तो विस्थापन बटा कुल समय होता है। तो विस्थापन क्या हो गया आपके पास कि भैया यहाँ से यहाँ पे गया, मिला दो, ये निकाल लो, ये निकाला पाइथागोरस से निकाला, 5 मीटर आया, 5 मीटर यहाँ रखा, कुल समय कितना आया 5 सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड आपके पास क्या आ गया, औसत वेग आ गया। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट देखना है, डिस्प्लेसमेंट अभी निकाला 5 मीटर, कुल दूरी कितना 3 और 4 7। इस तरीके से एक सवाल होता है। नेक्स्ट सवाल आपके पास आता है क्या, अ बॉडी मूव हाफ ऑफ द पाथ विथ वेलोसिटी v1 एंड सेकंड हाफ पाथ विथ वेलोसिटी v2, फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। आपको क्या करना है, एक बॉडी है ना, वो मान लो कि एक पाथ है पूरा, उसका आधा डिस्टेंस तो v1 वेलोसिटी से पूरा कर लेती है, यानी v1 चाल से कर लेती है, और आधा डिस्टेंस v2 चाल से कर लेती है। तो आपको ये बताना है कि इसका एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, भाई यहाँ से यहाँ तक जाने में औसत वेग कितना होगा। तो सिंपल पहले इसका डायग्राम बना लीजिए। मान लो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ठीक है, इसको सही कर देते हैं। तो ये पॉइंट ए और बी है, तो इनके बीच की दूरी में डी मानूंगा, तो मेरे को आधा आधा करने पर डी बाई टू हो गई, तो मैं इसको 2d मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ कि इनके बीच की दूरी कितनी है 2d। तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी डी, और आधी दूरी बची हुई कितनी हो जाएगी डी। अब वो बोल रहा है कि ये जो आधी दूरी थी वो v1 वेलोसिटी से पूरी करी, और दूसरी वाली जो दूरी थी वो v2 वेलोसिटी से दूरी तय करी। तो अभी सबसे पहली बात आती है कि औसत वेग मुझे निकालना है, तो औसत वेग बता कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो भाई साहब जो विस्थापन हुआ वो मतलब ए से बी तक गया, तो विस्थापन तो आपको पता है 2d हो गया, लेकिन समय आपको नहीं पता, कुल समय कैसे निकालोगे। तो आपको पास चाल दे रखी है, समय नहीं दे रखा, तो आपके पास सिंपल सी बात है कि आपको औसत वेग निकालना है, और औसत वेग के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए और आपको टोटल टाइम चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गया 2d, अब टाइम निकालना पड़ेगा, तो फिर मैं अलग अलग टाइम निकालूंगा। तो बोलूंगा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए तो टाइम लगा t1, और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए टाइम लगा t2। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर t1 को और t2 को जोड़ दूंगा, तो क्या कुल समय नहीं हो जाएगा। तो मैं t1 और t2 के अलग से वैल्यू निकाल लूँ, चलो निकालते हैं। आपको पता है कि जो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, सिंपल सी बात है। तो जो वेग बराबर डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो पहला v1 है, तो v1 क्या हो जाएगा, v1 यहाँ से यहाँ तक तय किया ना v1 से, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्प्लेसमेंट है या फिर जो दूरी है वो कितनी है d, और इसमें जो चाल थी वो v1 थी और समय लगा t1। तो यहाँ से t1 निकालोगे तो क्या हो जाएगा d/v1।
इसी तरीके से T2 निकालोगे तो T2 कितना आ जाएगा, d/v2। भाई दूरी तो उतनी है ना, बस चाल हो गया आपके पास C2 और समय लग गया T2, तो आपके पास d/v2 क्या आ जाएगा, दूसरा समय आ जाएगा। तब आपको कुल समय लिखना है यहाँ पे, तो कुल समय लिखते हैं अपन, इसको आगे चलते हैं और लेके चलते हैं आगे, और आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास 2d। T1 का समय कितना है आपके पास, d/t1 प्लस T2 समय आया आपके सॉरी v1, और ये आ जाएगा d/v2। अब आपको क्या कुछ नहीं करना, यहाँ पर एलसीएम लेना है सिंपल, तो यहाँ पर एलसीएम दिया तो अपने पास क्या आया एलसीएम, v1 और v2, ठीक है। इसको इससे गुणा किया तो ये आएगा dv2 और ये हो जाएगा dv1 और ऊपर हो जाएगा मेरे पास 2d। अब v1 और v2 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा सबसे, तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 2d v1 v2 अपॉन ये हो जाएगा dv2 और dv1। अच्छा यहाँ से मैं d कॉमन ले सकता हूँ, तो d मैंने कॉमन लिया और ये हो जाएगा v1 प्लस v2। अब देखो एक d से एक d कट गया, ये 2 है ना, ये d से d कट गया तो क्या बचा मेरे पास 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, यानी कि मेरे पास जो एवरेज वेलोसिटी आई वो कितनी आई, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये कब था, जब मेरे पास जो बॉडी है, जो वो ऑब्जेक्ट है, वो a से b तक की जो जितनी भी दूरी है उसकी आधी दूरी तो v1 से कर रहा है, आधी दूरी v2 से कर रहा है, तो समय दोनों का ऑब्वियसली बात है अलग अलग लग रहा होगा। t1 और t2 मान लिया मैंने, और फिर मैंने समय निकाला, फिर कुल समय का डिवाइड कर दिया कुल दूरी के अंदर, तो ये मेरे पास औसत वेग या औसत चाल आ गई। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको। इस तरीके के सवाल अपन को डायरेक्ट, अच्छा इसको तुम डायरेक्ट याद करके रख सकते हो कि भैया इस तरीके का कोई जुगाड़ हो कि जहां पर आपको क्या बोलते हैं, एक डिस्टेंस दे रखी है, उसके आधी दूरी तो v1 से कर रहा है, आधी दूरी v2 से कर रहा है, आपको पूछ लिया कि औसत वेग बताओ, तो आप सिंपल देखो दूसरा सवाल देखो, अ बॉडी मूव्स half of the path with velocity 50 meter per second and a second half path with the velocity of 100 meter per second, find average velocity of the body। सिंपल, कुछ भी नहीं करना, v1 दे रखा है, v2 दे रखा है, आपको फॉर्मूला बताया, डायरेक्ट लिख दो, आंसर आएगा इसका 2 गुना 50 गुना 100 बटे, अच्छा टोटल करना है v1 प्लस v2 तो कितना हो जाएगा 150, ये 150, तो काट दो इसको 50 से, ये 3 बार कट गया और ये हो जाएगा 200 बटे 3 मीटर पर सेकंड, ये आपके पास आंसर हो गया। तो इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है कि सर बोल बोले d2d ऐसे करो, तो आपने निकाल लिया ना, ये तरीका याद रखो बस, इस तरीके से इस टाइप का जो सवाल आएगा उस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे। इस तरीके से 3 का भी हो सकता है कि भैया 3 जो ये है यहाँ पे तो अपन ने आधे डिस्टेंस कर दी, दूसरे क्वेश्चन में से बोल सकता है कि 1/3 1/3 1/3, तो दूरी 3d ले लेना और dd में डिवाइड कर देना, v1 v2 v3 आ जाएगा, वहीं पे आप t1 t2 t3 निकाल लेना। फिर क्या करना, कुछ भी नहीं करना, डिस्प्लेसमेंट की जगह 3d लिखना, यहाँ पे t1 प्लस t2 प्लस t3 लिखना और t1 t2 t3 की वैल्यू निकाल लेना s से, और बस सॉल्व करके आंसर लिख देना। इस तरीके से अपन आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट अपन बात चलते हैं आगे, बात आ रही है कि ए मैन कवर्स अ डिस्टेंस विद अ स्पीड v1 एंड v2 फॉर इक्वल टाइम पीरियड, फाइंड एवरेज स्पीड। देखो सवाल क्या पूछ रहा है, बड़ा अच्छा सवाल है। वैसे बोल रहा है कि मान लो कि आपके पास पॉइंट ए है और इससे डी दूरी पर कोई पॉइंट बी है, ठीक है। मान लो ये डी दूरी तय करता है, कितनी वेलोसिटी से करता है, v1 और v2 से करता है, 2 इक्वल टाइम पीरियड, मतलब 2 समान टाइम पीरियड के अंदर करता है। ऐसा नहीं मतलब आधी दूरी, मान लो 10 सेकंड के अंदर वो पहुंच जाता है ए से बी तक, तो 5 सेकंड कुछ दूरी तय करेगा और 5 सेकंड जो बची हुई दूरी है उसको तय करेगा। तो आपको ये पता करना है कि यार इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो सिंपल, अभी तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। अब मुझे नहीं पता ना कि दूरी कौन से समय में ज्यादा दूरी तय करी, कौन से समय में कम दूरी करी, या दोनों बराबर है, तो बोला ही नहीं इसने। सिंपल मैं मान लूंगा कि यार मान लो कि इतनी दूरी है वो t समय में करी, और जो बची हुई दूरी है वो भी उसने t समय में करी। वो बोला ना 2 इक्वल टाइम पीरियड के अंदर करी, लेकिन ये बोला है कि इसको v1 से किया है, इसको v2 से किया है। अब आपको क्या चाहिए, एवरेज स्पीड चाहिए। सिंपल सी बात है, आपको d अपॉन टोटल दूरी कितनी जाएगी d, और टोटल समय कितना हो जाएगा 2t, ये आपको चाहिए। तो ये आपके पास एवरेज स्पीड हो जाएगी,
ये कुल दूरी कितनी है d, और कुल समय कितना लगा t, और t कितना 2t। तो अब मेरे को t की वैल्यू निकालनी है, तो सब सिंपल यहाँ पे मैं आता हूँ, वैल्यूज निकालता हूँ। यहाँ की यहाँ की डिस्टेंस कितनी होगी, मान लो d1 है, यहाँ की डिस्टेंस कितनी है d2, दोनों को जोड़ूंगा तो d के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ दोनों मिलकर के d का बना रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, अभी अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अगर आपको दूरी चाहिए तो क्या होगा, चाल गुना समय कर दो। तो अब आपको मान लो d1 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, v1 को t से गुणा कर दूंगा, यानी चाल गुना समय, प्लस इसके लिए मुझे d2 चाहिए, तो d2 के लिए मैं क्या होगा, v2 को गुणा कर दूंगा t से, और दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, केवल d, जो कुल दूरी है मेरे पास वो d आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैं सॉल्व कर सकता हूं मैं इसको, ये मेरे पास d आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखो जो d है, यहाँ पे t कॉमन ले लूँ, और ये आ जाएगा v1 प्लस v2, और यहाँ से t की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी, d अपॉन v1 प्लस v2। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा, सिंपल d अपॉन 2, d की वैल्यू t की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास d अपॉन v1 प्लस v2। अब देखो d से d तो कैंसिल हो जाएगा, v1 v2 ऊपर चला जाएगा, तो फाइनल जो इधर लिख देता हूँ, फाइनल जो मेरे पास बचेगा v1 प्लस v2 बटे 2। तो इस तरीके से मेरे पास एवरेज स्पीड निकल जाएगी, यानी औसत चाल निकल जाएगी, और बस यही करना था। तो पिछले वाले सवाल में क्या था, पिछले वाले सवाल में अपन को वेलोसिटी और डिस्टेंस दे रखी थी, यानी जो वेग है और दूरी दे रखी थी, लेकिन यहाँ पर मेरे को समय दे दिया समान। तो उस तरीके से मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करूंगा। तो इस तरीके से सवाल बनते हैं। कभी कभी ये सवाल आपके पास ऐसे सीधा सीधा ना आए, यहाँ पर वैल्यूज लिख रखी है और आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद है, तो आप मान लो ये v1 की वैल्यू 50 मीटर पर सेकंड होती है, v2 100 मीटर पर सेकंड होता, तो कुछ नहीं करना था, 50 को ऐड करते 150 होता, 150 को 2 से डिवाइड करते 75 आंसर, बस ऑप्शन को डायरेक्ट टिक करना होता है। उसके बाद अपन कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस ले लेते हैं। बेसिक्स क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन वही कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, यानी औसत चाल और औसत वेग आपस में क्या बराबर हो सकते हैं क्या? तो भैया कंडीशन है, कैसे कि औसत चाल और औसत वेग आपस में बराबर हो सकते हैं, बस शर्त है कि आपके जो बॉडी है वो सीधी लाइन में गति करे, यानी एक सरल रेखा में गति करे, इस तरीके से। अब इसमें होगा क्या, आप औसत चाल निकालोगे, तो औसत चाल के लिए आप क्या करोगे, कुल दूरी बटा कुल समय। ये क्या है आपके पास, एवरेज स्पीड। ठीक है, अब मान लो कि ए से बी तक जाने में उसको जो दूरी थी वो डी थी, तो उसने यहाँ पे दूरी ले ली मैंने डी, और समय मान लो उसको लगा टी, तो ये आ जाएगा डी बाई टी। इसी तरीके से मैं अगर औसत वेग निकालूंगा, तो औसत वेग में क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी, सिंपल डिस्प्लेसमेंट आएगा। अब देखो मैंने सीधी लाइन में मोशन किया है, तो प्रारंभिक और अंतिम के बीच की जो दूरी है वो जो दूरी के बराबर ही आ जाएगा, मतलब जो विस्थापन होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास d और टोटल समय आ जाएगा t। तो देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो अपन इस स्थिति में कह सकते हैं कि औसत चाल औसत वेग के बराबर होगी, वरना हर कंडीशन के अंदर ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि हो सकता था कि A से B तक दूरी ऐसे तय की हुई होती और फिर आपसे बोला जाता है कि क्या इस कंडीशन के अंदर औसत चाल और औसत वेग बराबर है, तो अपन आंसर मना कर देंगे, बोले नहीं है, क्यों, क्योंकि दूरी और विस्थापन समान नहीं है। दूरी और विस्थापन समान होंगे तभी ऐसी कंडीशन संभव है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन कभी कभी हमसे ऐसे भी पूछ लेता है कि मान लो सर्कुलर मोशन के अंदर पूछ लेता है कि यार जैसे मान लो ये सर्कल है, सर्कल के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है वो ए पर रखा हुआ है, अब कुछ दूरी चलने के बाद वो कहाँ चला गया, एक चतुर्थांश की दूरी तय करते हुए यहाँ पे पॉइंट बी तक पहुंच गया, पॉइंट बी पर पहुंच गया, और आपसे ऐसे बोला जाएगा कि चलो बताओ इसका, मान लो टी समय के अंदर पहुंचा ये ए से बी तक, और इसका औसत चाल और औसत वेग बता दीजिए। तो इस मान लो इसकी जो त्रिज्या है वो आर है, तो इसमें करना क्या होता है, औसत, अगर आपको औसत चाल पूछा है तो सिंपल सी बात है, आपको पहले दूरी निकालनी पड़ेगी, भैया दूरी कितनी तय करी, समय तो टी है ही, तो आपको पता है कि इसने जो दूरी तय करी है वो ये ए से बी तक की जो कर्व दूरी है वही तय करी होगी। आपको पता है टोटल जो दूरी होगी वो परिधि के बराबर होगी, तो परिधि कितनी होती है एक वृत्त की, वो होती है 2 पाई आर।
अब इसका कितना हिस्सा चाहिए मेरे को, 1/4 हिस्सा चाहिए, तो मैं इसका बाई 4 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो ये जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी, पाई आर बाय 2। यहाँ पर कैपिटल आर ले लो तो ये हो जाएगा पाई आर कैपिटल आर बाय 2। तो ये इतनी दूरी हो जाएगी और समय कितना लगा इसको, टी। फिर क्या करना है आपको, सिंपल एवरेज स्पीड निकालनी है, तो कुल दूरी कितना, पाई आर बाय 2 और इसमें समय लगा आपको टी। तो ये आपके पास औसत चाल हो जाएगी। अब लेकिन औसत वेग पूछेगा तो भाई ये इनिशियल आपके पास क्या हो जाएगा, पॉइंट ए हो जाएगा और फाइनल क्या हो जाएगा, पॉइंट बी हो जाएगा। तब आपको विस्थापन चाहिए, तो विस्थापन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डायरेक्ट मिलाना पड़ेगा। अब आपको ये वाली लेंथ चाहिए, ये वाली लेंथ तो दूरी है, लेकिन ये क्या है, विस्थापन, भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो मैं क्या करूंगा, ये जो दूरी है वो निकालूंगा। तो सिंपल मैं जो कैसे निकालूंगा, ये 90 डिग्री का कोण है, तो मैं बोलूंगा कि ये आर है, ये भी त्रिज्या ही है आर, तो पाइथागोरस ये वाली वैल्यू निकालूंगा। तो पाइथागोरस मान लिया ये वैल्यू एक्स है, तो एक्स कैसे निकलेगी, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2r²। तो यहाँ से √2 बाहर आ जाएगा और आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा r, तो √2r हो जाएगा। तो ये इसका विस्थापन हो जाएगा। समय कितना है, वही t। तो आपके पास जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो कैसे निकलेगी, √2r इसका विस्थापन बटा कुल समय कितना है t। तो ये इसका एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। तो इस तरीके से अपन समझ सकते हैं कि सवाल बनते हैं। इसमें हो सकता था पॉइंट ए यहाँ दे दे और पॉइंट बी यहाँ पर दे दे और फिर हमसे पूछ लेता, तो वही सिंपल है, दूरी निकालते फिर विस्थापन देखते। तो औसत चाल के लिए दूरी निकालेंगे, औसत वेग के लिए विस्थापन निकालेंगे और बस फॉर्मूला पुट करेंगे और आंसर अपने सामने होगा। तो चलिए फिर अपन कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू।